सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन कभी उस चीज का ये अमल नहीं करते हैं। किसी जमाने में पानी नहीं मिलता था, उस व्यक्ति ने पूरे भारत को चलाने के लिए संविधान रच डाला। हम एक किताब का एक पन्ना नहीं लिख पा रहे। इससे पूर्वज हमारे अशोक जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन मैं इस बात के लिए सोचूंगा जब अशोक जी भाई साहब हम ये बातें वो युवाओं को कहते हैं, और जब युवाओं का मौका मिलता है, युवा हमेशा एक बहाना बनाता है, सर ये हमसे नहीं हो पाएगा। सोचिए, जिस जमाने में किसी को पानी नहीं पिलाया जाता था, उस व्यक्ति ने सिर्फ आंखों में सपना देखा और मुझे शिक्षा में क्रांति लानी है, और यही शिक्षा को लेकर आज जो मोटिवेशन सेमिनार करने जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, हो सकता है कि मोटिवेशन सेमिनार पहला हो, लेकिन ये सामने वाले बैठने वाले युवा और सामने बैठने वाली मेरी समाज की बेटियां ये संकल्प लेके जाएगी कि अगली बार हम आएंगे, लेकिन हम तो कुछ बनकर आएंगे, लेकिन हमें देखकर जो युवा आएंगे वो बहुत कुछ बनकर जाएंगे। ये सेमिनार के जितने भी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, जब भी हम युवाओं की बात करते हैं, तो मैं अशोक जी भाई साहब को कोट कर पा रहा था, युवाओं की जब बात करते हैं, युवाओं से मिलते हैं, साचों के हर गांव जाके युवाओं से आप मिले, तो युवा एक बहाना लेकर, एक बहाना को लेकर, एक गांव को लेकर ये कहता है, सर सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं गरीब घर में पैदा हूँ। मैं कहना चाहूँ, मैं गरीब घर में पैदा हुए, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, ये सबसे बड़ी गलती होगी। मैं चाहूंगा कि साथियों का हर एक युवा कुछ बने या नहीं बने, लेकिन आपके माता पिता अंतिम क्षणों में वो एक महासविता होने चाहिए, जिसकी महासविता दे दी भारत के लोकतंत्र के राष्ट्र के निर्माण के लिए। यदि कहीं बिगुल बजेगा शिक्षा में, तो साचोर का नाम सबसे पहले आएगा। जितने भी युवा साथी हैं, बड़ा दर्द होता है, बड़ी विडंबना भी होती है जब सेमिनार करने जाते हैं। युवाओं को नहीं चाहिए तालियां बजाना, युवाओं को कोई मतलब नहीं टाइम पास करने का। युवा चाहता है कि कौन व्यक्ति मेरे आंखों में सपना दिखाकर उसको पूरा करने की जिम्मेदारी। मैं इससे पहले काफी सामाजिक कार्यक्रमों में गया, इससे पहले गुरुवार एक कार्यक्रम हमारा साथ थे, मैंने कहा लाखों करोड़ रुपए के आप प्रतिभा सम्मान समारोह कर लो, 10वीं और 12वीं के 99% वालों को सम्मानित कर लो। दर्द कब होता है, दुख कब होता है, जो 99% बनाने वाला बच्चा एक 10 रुपए के सर्टिफिकेट लेने के बाद 2 साल बाद वो मार्केट फिटिंग का काम करता है, तब समाज का आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे दर्द इसलिए होता है, प्रतिभा सम्मान समारोह तभी करना चाहिए जब आप प्रतिभा बनाने का मजाल रखते हो। जब प्रतिभा नहीं होंगे तो सम्मान किसका करेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं, इतने साल की आजादी के बाद यदि हम आज भी 8वीं 10वीं और 12वीं के बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यदि उसके प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं, तो ये भी सोचिए इसी पूरे वर्ग में एक समाज ऐसा भी है जो सिर्फ एक IAS और RS वालों को सम्मानित करता हुआ दिखाता है कि हम उस जगह जा चुके हैं जब सम्मानित होकर IAS RS बनेगा, तो सामने बैठने वाला बच्चा भी ये सोचता है कि आने वाले टाइम में मुझे कुछ बनना है तो IAS और RS ही बनना है। आपकी कमी नहीं है युवाओं, आप गलत नहीं है, समाज की बेटियां गलत नहीं है, समाज भी गलत नहीं है, लेकिन जो परंपरा है वो हो सकता है गलत है। हो सकता है कि मुझे नहीं पता गुरुवार ने जब अपने मंदिर का निर्माण किया होगा क्या सोचा होगा, लेकिन मैंने जब इनकी स्पीच के बारे में सुना, इनको जब देखा पढ़ा, तो मुझे एक बात जरूर है, हो सकता है कि रास्ता कुछ हो, लेकिन उद्देश्य में शिक्षा है जो हमारे गुरुवार का है। ये जितने भी युवा साथी हैं, ऐसा क्या कारण है कि आज भी साचोर का क्षेत्र का नाम जब जालोर में गुंजा जाता है तो अच्छे के लिए नहीं गुंजा जाता। ये मैं व्यवहार से आपको कह रहा हूँ, भले आप बुरा माने कोई बात नहीं। मैं जब समाज में जाता हूँ, हो सकता है कि अगले कार्यक्रम में आप मुझे नहीं बुलाओ, मैं भी नहीं चाहूंगा कभी मुझे आप बुलाओ। मैं ये जरूर चाहूंगा कि मेरी बात सुनने के बाद एक युवा यहाँ से कसम खा के बोले, राहुल जी आपको अगली बार नहीं बुलाएंगे, और बुलाएंगे हम लोगों को, क्योंकि हम ये ठानते हैं कि अगली बार हम आएंगे तो अधिकारी बन के आएंगे और हमें मुख्य अतिथि बुलाएंगे। क्या ऐसा कारण रहा है कि इतने साल की आजादी के बाद भी हमारा समाज का युवा पढ़ता है, लिखता है, पढ़ता भी है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां सपना देखता है। एक छोटी सी बात आपके बीच में कहना चाहूंगा। एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री किसी गाड़ी में जा रहे थे और हर एक युवा साथी से पूछता क्या कारण है, जब बच्चा गांव से निकलता माता पिता के चरण खा के चरण स्पर्श करके निकलता और कहता है कि मैं मम्मी वो करके दिखाऊंगा जिसकी वजह से आप जब समाज में जाओगे गौरवान्वित महसूस करोगे। वही 3, 4, 5 साल 10 साल बाद उसी माता पिता के आंखों में आंसू आते हैं और शर्मिंदा महसूस होती है कि मेरा बच्चा IAS बनने निकला था, चपड़ा से नहीं बन पाया। ऐसी क्या विडंबना रही होगी वो मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा। एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री किसी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, जब एक कुत्ता आता है गाड़ी की टक्कर से कुत्ता मर जाता है। जब एक किसी मुख्यमंत्री की गाड़ी से कुत्ते
सोचिए, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनती है। पत्रकार महोदय गाड़ी के ड्राइवर के पास पहुंचते और कहते हैं, पत्रकार महोदय कहते हैं कि ड्राइवर साहब, आपको पता आपकी गाड़ी की टक्कर से कुत्ता मर गया? बोले हाँ मर गया। बोले कैसे मर? कि कुत्ता आया, टक्कर लगी, मर गए। जब बात से संतुष्टि नहीं हुई तो पत्रकार महोदय ने मुख्यमंत्री से पूछा कि मुख्यमंत्री महोदय, आपको पता आपकी गाड़ी की टक्कर से कुत्ता मर गया? तो मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया, हर एक मेघवाल समाज के युवा का जवाब है, हर समाज की बेटी का जवाब है। बोले पत्रकार महोदय, आप गलत बोल रहे हैं, कुत्ता गाड़ी की टक्कर से नहीं मरा। कुत्ता इस कंफ्यूजन में था कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, इसलिए अपने भविष्य में मरा। मैं चाहूंगा कितने युवा साथी छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद, हमारे चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, पहली बार जब गांव से निकलता है, 12वीं पास करता है, एसटीसी सबसे पहले लिखती है। जिससे भी कोई राय मान लो तो एसटीसी करवा दो, एसटीसी करवा दो। एक पेरेंट चाहे वो मजदूरी कर रहे हैं, चाहे वो हेमाली कर रहे हैं, चाहे वो खेती कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 500 से 600 रुपए की किताब लाके देते हैं, 200 से 400 रुपए उसके एग्जाम फीस भी देते हैं। बच्चा कुछ दिन पढ़ता है, एसटीसी का एग्जाम देता है, पीटीटी का एग्जाम देता है। जब एसटीसी में नहीं हो पाता है तो बच्चा कहता है सर पापा ये नौकरी बेकार। आपका बच्चा इसकी छोटी मोटी नौकरी के लिए नहीं, ये कभी महसूस नहीं करेगा कि मेरी नाकामयाबी की वजह से आज एसटीसी में नहीं हो पाया। पेरेंट्स सुनते हैं क्योंकि वो गरीब है, वो लाचार है, वो अनपढ़ है, इसलिए वो सुनते हैं। कुछ दिन बाद निकलते हैं, कांस्टेबल का एग्जाम आता है, फॉर्म भरवाता है पेरेंट, उसके घर में 100 रुपए हो नहीं, बड़ा दर्द होता है। तब वही युवा वापस कांस्टेबल की एक नई किताब मंगवाता है, कुछ दिन तैयारी करता है, कांस्टेबल नहीं बन पाता है। जब नहीं बन पाता है तो वो समाज के लोगों को कहता है कांस्टेबल बेकार है, क्योंकि वहां वर्दी में करप्शन चलता है। अपने आप को कभी ये नहीं कहता कि मेरी नाकामी की वजह से मैं नहीं बन पाया। कुछ दिन निकलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, पटवारी का एग्जाम देता है, जो असफल रहता है बोलता पटवारी बेकार। थोड़ी सी उम्र और निकलती है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देता है, जब उसमें नहीं होता है तो वो बेकार। और ऐसे करके उसकी ग्रेजुएशन हो जाती है, फिर कहता मुझे बीएड करनी है, बीएड में नहीं होता तो बीएड बेकार। फिर कहता पापा ये छोटी मोटी नौकरी आपका बच्चा नहीं बना है, आपका बच्चा आने वाले टाइम में एक आरएस बनेगा। और आरएस के लिए माना जाने कितने माता पिता अपनी पूरी जमीन गिरवे रख देते हैं, बड़े बड़े कोचिंग उसको कोचिंग कराते हैं, 1 साल 2 साल उसको न जाने कितना पैसा देते हैं आरएस की कोचिंग के लिए। जब लास्ट में आरएस भी नहीं बन पाता है तो कहता पापा आरएस बेकार है, आपका बच्चा एक आईएएस बनेगा। और सोचिए उसको दिल्ली भेजते हैं, लाखों रुपए और लगाते हैं, और ऐसे आज पीएसटीसी किया आज वो बेकार, कल पटवारी क्या वो बेकार, कांस्टेबल क्या वो बेकार। और ऐसे आज अच्छा ये बूढ़ा, कल अच्छा ये बूढ़ा, ऐसे करते करते अपना समाज का युवा एक ओवर एज हो जाता है और लास्ट में वो किसी फॉर्म नहीं भर पाता है। साथियों ऐसी क्या विडंबना रही होगी उस बच्चे की, जब ये पहली बार उसने सोचा कि मुझे एसटीसी करना है, वो एसटीसी में नहीं हो पाया। वो वही घटना थी जो एक मुख्यमंत्री ने कहा कि कुत्ता आया, गाड़ी चल रही थी, कुत्ता स्पीड से निकलता तो रोड क्रॉस कर लेता, लेकिन कुत्ते की आदत है, कुछ चलता है, गाड़ी देखता है वापस पीछे मुड़ता है। और हमारा समाज का यदि बच्चा भविष्य में मर रहा है, उसका भविष्य नहीं बन रहा है, तो यही कारण है। कुछ दिन सपने कांस्टेबल का देखता है, नहीं होता है तो वापस पीछे आता है, फिर पटवारी का देखता है, नहीं होता है तो वापस पीछे आता है। कुछ दिन न जाने ऐसे सपनों में न जाने माता पिता का कितनों के सपने तोड़ देता है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा समाज का युवा होगा तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में साथियों को 100 साल और लगेंगे उन लोगों को टक्कर देने में जो कलम चलाकर भारत के इतिहास को बना रहे हैं। अभी भी तो मजदूरी हमारी करनी पड़ेगी। साथियों बड़ा विडंबना होती है जब युवाओं से मिलते हैं, युवाओं के बारे में बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं, ठान रखा है कि मुझे बनना तो ये बनना है। कितने समाज के युवा मैंने ऐसे देखे हैं जिनके घर की विपरीत परिस्थिति थी, जिनके घर में कुछ नहीं था लेकिन आंखों में सपना था मुझे कुछ करके दिखाना है। और जब ये आंखों में सपना जो था वो अपने आप के समाज के लिए गौरवान्वित महसूस करता। मैं जितने भी युवा आप सभी को कोस नहीं रहा हूं, मेरा एक डर है। मैं जब एक जैन समाज के कार्यक्रम में गया, जब मैं बोलता हूँ तो मैं इस तरीके से बोलता हूँ, मुझे बोला भावुक होता हूँ। जब पसीना आता है तो कहा कि सर अच्छा बोल लेते हो लेकिन आप बैठ जाइए। मुझे अपने समाज को कभी नीचे नहीं गिरने दे सकता। मैंने एक बात कही, जो पानी से नहाता वो लिबास बदल सकता है और जो खुद के पसीने से नहा ले वो अपने समाज का इतिहास बदल सकता है। मैं चाहूंगा चाहे वो चाय नहीं पिए, मैं इसलिए रोका ये बच्चे चाय पीने नहीं आए हैं, ये पानी पीने नहीं आए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इतनी गर्मी में भी सरहद पर पार करके खड़े हैं
और भारत के देश की रक्षा कर रहे हैं, वो भी इंसान है। और आप छत के नीचे 2 घंटे बिना पानी नहीं बैठ सकते, तो सोचिए आप मेघवाल समाज का कोई बड़ा उद्धार नहीं कर सकते। हमें एक तपस्या करनी पड़ेगी। सिर्फ कहने मात्र से इतिहास सुनते तो बाबा साहब का नाम पहले नहीं आता। सोचिए किसी जमाने में किसी व्यक्ति को इतना पीड़ा देने के बाद भी उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी जाति की, किसी धर्म की, किसी वर्ग की तरक्की नापनी है तो पुरुषों के वर्ग को ना नापिए, उस समाज की महिलाओं की तरक्की नापी है, उस समाज की बेटियों की तरक्की नापी है। और मुझे गौरवान्वित महसूस होता है आज जिस समाज को आप देखते हैं बहुत आगे हैं, पुरुष वर्ग आगे नहीं है, उस समाज की महिला हैं, बेटियां आगे इसलिए वो आगे हैं या हम आज पीछे। उसका कारण एक है कि आज उतने बड़े पांडाल में 10% भी पूरी हमारे समाज की बेटियां और महिला नहीं है। मैं लास्ट टाइम 119वां ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, मुझे बड़ी बातें कहनी नहीं आती है, लेकिन जो बात मैं आपको कहूंगा, क्योंकि इसी समाज को गिराना है तो चुपड़ी चुपड़ी बात करके गिराया जा सकता है, यदि समाज को अनदेखा करना है तो बड़ी बड़ी बात करके भी दे सकता है। लेकिन मैं आपके समाज का सच्चा बेटा हूँ और समाज का सच्चा बेटा हो सकता है कि मेरी बात से 2 लोग नाराज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली बार मत बुलाना। आज से फर्क पड़ता है कि हम आज भी यहाँ क्यों हैं। जिस दिन हमारे युवा पीढ़ी ने ठान लिया आज यहाँ है, हम जान रहे हैं, लेकिन अगली बार से जरूर देखना, तब मुझे गौरवान्वित महसूस होगा कि मैंने साचौर में कार्यक्रम किया, युवाओं में दिल में ठाना कि हमें कुछ करके दिखाना है और युवाओं ने करके दिखाया और आज वो मंचासीन अतिथि है। साथियों, बहुत सारी बातें आपके बीच में मैं करने आया था, लेकिन थोड़ा समय के अभाव से बहुत सारा, इससे पहले मैं शेखावटी के कार्यक्रम में गया और आप सभी जानते हैं शेखावटी का जब नाम आता है और अपने समाज का जब नाम आता है तो राजस्थान उठा के देखेगा इतिहास को, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं या चिकित्सा क्षेत्र की बात करूं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और नौकरी में कोई लोग हैं वो शेखावटी के लोग या कोई होंगे लोग जानते हैं। जब मैं मास्टर गवर्नर जी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, जब उनके साथ मेरा कार्यक्रम था मैंने कहा मास्टर साहब ऐसा क्या कारण है कि हमारा मेवाड़ मारवाड़ का इंसान आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपका शेखावटी का युवा आगे। उन्होंने जो बात कही आपको अमल करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला कि राहुल जी हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, हाथ में कलम और एक हाथ में किताब थमा दी जाती है जिसको पढ़कर वो अधिकारी बनता है। और फिर मैंने कहा कि जब मेरा बच्चा यहाँ से पैदा होता है, बड़ा होता है, एक हाथ में कौन सा झंडा, दूसरे हाथ में कौन सा झंडा थमा दिया जाता है, न जाने आज उसकी रैली निकालता है, कल उस निकालता है, परसों उससे रैली निकालता है, लास्ट में उसके माता पिता भी उसके बेरोजगार हो जाते क्या। जिस मोटिवेशन सेमिनार में मुझे बुलाया इसलिए नहीं बुलाया कि मैं आपको ये बताऊं ये करें ये करें। मेरा विडम्बना ऐसा क्या कारण है कि वो करने के लिए तैयार नहीं हमारे समाज का युवा। भली बात की मेरी बात तो आप समझ पा रहे होंगे। जब मैंने कहा मास्टर बाबर जी को बिल्कुल सही बात है सर, आप कितने भी आप गलत केस आप सुनेंगे तो सिर्फ मेवाड़ और मारवाड़ से ही निकलते हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ बाबा साहब का, उनके विचारों में चलता हूँ, तभी सबसे पहले उनका कोटेशन था शिक्षित बनो, इसलिए 17,500 बच्चे मैंने फ्री पढ़ाए। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ जय भीम का, मैं चाहता हूँ जय भीम लोग आपको देखकर गर्व से बोले, वो समय आपको लाना पड़ेगा। मैं विरोध नहीं करता हूँ जो नीले उपने ओढ़ के जा रहे हैं, मैं विरोध उस चीज का कर रहा हूँ कि जब आप किसी जाति व धर्म को आप खुद बांटने के लिए तैयार हो तो सामने वाला कभी आपको गरीब पर बैठने के लिए मोहताज नहीं होगा। मैं विकास का विरोध करता हूँ क्योंकि जब बाबा साहब को जिस जमाने में लोग इतना प्रताड़ित करते थे तो न बाबा साहब को आपने देखा न मैंने देखा, लेकिन उनके विचार इतने प्रबल थे तो आज आप और हम उनके विचारों को सुनते हैं तो हर एक इंसान बाबा बाबा के पद चिन्ह पर चलने के लिए तैयार रहता है। वो विचारों की क्रांति है। न भगत सिंह को न आपने देखा न मैंने देखा, लेकिन इतनी कम उम्र में कोई युवा इस देश के लिए शहीद होता है तो भगत सिंह के वो विचार प्रबल थे, न आपने देखा न मैंने देखा वो किस जगह से थे। उसी तरीके से यदि आपके विचार होंगे तो समाज के सामने दुनिया घुटना तक देगी, लेकिन आप इन प्रोपेगेंडा में गए तो आने वाले टाइम में आपको दुनिया के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। ठान के रखिएगा। साथियों, जब मैं अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम करने गया, लास्ट टाइम मैं अहमदाबाद गया तो मैंने एक विडम्बना वहां की देखी, एक अच्छी वहां की देखी जो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि बहुत सारे युवा साथी यहाँ से बाहर रहते हैं प्रवासी के रूप में।
हम जब युवाओं का उदाहरण देखते हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं और युवाओं के लिए बारे में सोचते हैं, युवा क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, जबकि युवा समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। जब मैं हरियाणा के युवाओं से मिला तो मैंने कहा ऐसा क्या कारण है कि आपके पूरे भारत में पहलवान फेमस है? तो वहां के लोगों ने कहा कि राहुल जी, हमारे यहाँ जब बच्चा पेट थोड़ा बड़ा होता है तो उसको अच्छा खिलाते पिलाते हैं और बचपन से एक ही बात कहते हैं, बेटा तेरे को रेसलर बनना है, तेरे को रेसलर बनना, पहलवान बनना है। पूरे भारत में उठा के देखना इतिहास को, सबसे ज्यादा पहलवान कहीं के हैं तो हरियाणा के। जब मैं गुजरात की बात की, वहां से युवाओं से मिला, मैंने पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि यहाँ के लोग बिजनेस में आगे। उन्होंने कहा राहुल जी, बच्चा कुछ बने या नहीं बने, हमारी दुकान है, 1 रुपए की चॉकलेट बेचना सिखाएंगे, लेकिन उसको बिजनेस करना सिखाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा भारत में कई बिजनेसमैन फेमस है वो गुजरात के। जब मैं बिहार में गया, बिहार के लोगों से बात की, और जैसे बिहार जैसा राज्य आपके आंखों के सामने आता है तो एक गरीबी, एक भूखमरी, एक शोषण, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लोग ये कहते हैं कि क्योंकि कभी तो बिहारी वहां छोड़कर हमारे यहाँ काम करते हैं कम पैसों में। जब बिहार से युवाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि राहुल जी, हम गरीब हो सकते हैं, हम अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ते हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ का बच्चा, हमारे यहाँ का युवा उस माँ की दहलीज पर, उस माँ के चरण स्पर्श खाके, चरण स्पर्श करके उस मिट्टी को चुमते हुए कसम खा के जाता है कि माँ, इस दरवाजे में तभी लौटूंगा जब एक IAS बन के लौटूंगा, तभी। तो भारत में कभी के IAS फेमस है, पंचर बनाने वाले का बेटा बना IAS और बनाने वाले की बेटी बनी RJS। ये उदाहरण राजस्थान के नहीं मिलेंगे। उठा के देखिएगा उज्जैन को, बिहार के मिलते हैं, उनकी आंखों में सपना आता है मुझे क्या करना है। और जहां हम बात करते हैं राजस्थान की, थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा समझदार होता है, क्लास का मॉनिटर बना देते हैं और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं मेरे बच्चे को क्लास का मॉनिटर बनाया। ये नहीं सोचते कि वो बच्चे को नहीं बनाना था तभी उसको क्लास का मॉनिटर बनाया। उसको पढ़ाना होता तो चुपचाप कहते तो बैठ के पढ़, तो डिस्टर्ब मत हो, और 30 बच्चों को ध्यान रखने के चक्कर में खुद का बच्चा नहीं पढ़ पाता। हम बड़े खुश होते हैं मेरा बच्चा मॉनिटर है। थोड़ा सा बड़ा होता है, किसी मोहल्ले का गली अध्यक्ष बना देते हैं, युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बना देते हैं, और ऐसे कर करके हो सकता है 4 लोग राजनीति के मेहमान से बुरा नाराज हो, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न मुझे कोई टिकट की उम्मीद है, न मैं कोई टिकट लेने के लिए आया हूँ। मुझे फर्क पड़ता है, इस बात से पड़ता है नेता एक बनता है, लेकिन उसके पीछे जितने युवा साथियों का अपना जीवन खराब होता है, उनको फर्क पड़े या नहीं पड़े, लेकिन जिन माता पिता ने उन्होंने जन्म देकर आंखों में आंखें डालकर कहा कि मेरा बच्चा आने वाले टाइम में ये बनेगा, और जब चपरासी नहीं बन पाता है तो उसके माता पिता अपने बच्चों से नफरत करने लग जाते हैं। वही माता पिता जब बच्चे की जब उंगली करती थी तो आंखों में आंसू आ जाते थे। ऐसा क्या कारण है? मैं इससे पहले एक कार्यक्रम में गया, मैं युवा से कहना चाहूंगा, वहां एक बंदे ने बात की कि मेरे घर में एक पड़ोस में इंसान, एक नौजवान जो आर्मी में था, शहीद हो गया। युवा साथियों को पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से अपने माता पिता का मन दुखाते हो, गुरुजी जानते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा एक माता पिता होता है, और आप उसका मन दुखाकर कितने भी पूजा पाठ कर लो, दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। उस कार्यक्रम में गया, उस शहीद की श्रद्धांजलि में गया, तो उसके पिताजी अपने फूफा जी के कंधे पर सिर रख के रो रहे थे। बोले आपको पता है जिया जी, मेरे इकलौता बच्चा था, चला गया। बोले भारत के लिए शहीद हो, आप रुकिए। मैं उनकी बात को सुन रहा था, जो बात बोली मुझे आज भी आंखों में वो आंसू आ देती है कि इस बात का फर्क नहीं पड़ता है जिया जी कि मेरा बच्चा इकलौता गया, लेकिन इस बच्चे के जन्म से पहले जब हमारी शादी हुई थी, 8 साल बच्चा कोई नहीं हुआ था, तब मैंने लगभग 10 से 15 देवरों में जाकर माथा टेका कि मेरा बच्चा हो, और बच्चा एक हुआ और वही भारत के लिए शहीद हो गया। इस बात से फर्क पड़ता है। न जाने आपके माता पिता ने जब आप नहीं हुए होंगे कितने ही देवरों में जाके माथा टेका होगा कि मेरा एक बच्चा, मेरी बेटी थे, और सोचो वो बच्चा होने के बाद उस भगवान की जो भी राम जी की कृपा होने के बाद यदि घर में बच्चा और बच्ची हो और वो नाला निकल जाए तो उस माता पिता का क्या फिर इन्होंने इतनी जगह माथा टेककर एक संकल्प लिया, मेरा बच्चा आने वाले टाइम में भारत के विकास में डेवलपमेंट करेगा। कितना बड़ा दुख होता है जब हम बड़ी बड़ी बातें तो मंचों से कर लेते हैं, सामने बैठकर कर लेते हैं, जब गाँव की होती है, समाज के विकास के शिक्षा के 4 लाख नहीं होते। इससे पहले रमेश जी पैसा और मैं सुबह बात कर रहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगली बार तो बुलाए नहीं बुलाए, लेकिन मुझे यहाँ पर बैठने वाले 100 युवाओं को एक कसम दिलानी है, काम करो तो नहीं करो, जिन्होंने हमें जन्म दिया उनको आपकी वजह से आंखों में
आंसू नहीं आने चाहिए। कुछ बड़ा काम करो, आप गरीब तबके में पैदा हुए गलती मत करो, लेकिन जब वो अंतिम क्षणों में हो तब एक महल से विदा हो, यह संकल्प लेना कि मैं आज जरूर जाऊंगा। ये इसलिए आया हो क्योंकि इसलिए मैं वहां आपके लिए नहीं आया। हम जब युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है बेटियों के लिए। मैं कहूं, एक बेटी जो शादी से 3 साल बाद माता पिता का कहना मानने के बाद, और 3 साल की शादी के बाद, शादी के 3 साल बाद जब एक साबुन जिसकी कोई कीमत नहीं होती, एक कपड़ा जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, शादी के 3 साल बाद एक बेटी अपना खर्चा यानी पीयर से चला रही हो, तो उस माता पिता पर क्या बीतेगी जिन्होंने जान देकर उसको ससुराल भेजा। क्यों? उसका कारण है कि जिससे शादी करे वो नौजवान साथी सुबह उठता है, बढ़िया कपड़े पहनता है, मोबाइल में रिचार्ज करता है, चौराहे पर जाके चबूतरे पे जाकर उस पत्थर पर बैठकर व्हाट्सअप रिप्लाई करता है। वो पत्थर घिस गया है, लेकिन हमारा समाज का युवा नहीं घिसा है। ऐसे बच्चों को शादी कराकर हमारे समाज की कितनी बेटियों ने ये ठान लिया अब जिंदगी में कुछ नहीं सकता। जिंदगी में मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूँ, तो खाना अच्छा मत देना बेटी को, 3 जोड़ी कपड़े नए अच्छे मत दिलाना, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटी को, लेकिन उसको अच्छी शिक्षा देना। जिस दिन वो मेरी बेटी शिक्षा मिलेगी, समाज को उस गौरवान्वित महसूस करवाएगी, वो एक कुल का नहीं अपने पीएम का ससुराल दोनों का नाम रोशन करेगी। साथियों, क्वेश्चन ये नहीं है कि करियर कहाँ जाके रुकेगा, क्वेश्चन ये करियर की शुरुआत कहां से होगी। जिस व्यक्ति ने करियर की शुरुआत ही नहीं कही, मैं कितने भी बड़े सपने दिखा दूं, मैं कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लूं, लेकिन मेरा यह कहना आपके गुब्बारे के बराबर होगा। यस सर, आपकी हर बात को हमने संकल्प लिया है, लेकिन घर जाके कहोगे तो घर के पड़ोसी दोस्त कहेंगे, ऐसे खुद के दोस्त जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की तो मत सो, और वो गुब्बारा जब फूटता है तो वापस एक नॉर्मल स्टूडेंट बन जाता है। मैं समझता हूँ आपको मेरी बात का 1% भी सच, तो अपने आप को पैराशूट बना लो, जितने से खींचेंगे पैराशूट हमेशा ऊपर जाएगा और वो आपको बनना पड़ेगा। साथियों, बातें करने से बड़ी बात नहीं होती है। मैं किसी स्टूडेंट यूनियन के प्रोग्राम में, और जब अलग अलग समाज, मैं मेघवाल समाज से हूँ, मैं उस समाज से हूँ, मैं उस समाज से हूँ, तो मुझे भी कहा गया कि आप मेघवाल कुछ युवाओं के लिए कुछ कहें जिसकी वजह से मेघवाल समाज ने आप पहचान लिया। तो मैंने एक बात कही, जो मेघवाल समाज का सच्चा युवा होगा और समाज के ऊपर गौरवान्वित महसूस करेगा, वो वाकई में इस बात को ठानेगा। मैंने कहा, जब किसी जंगल आंधी आ रही हो, तूफान आ रहे हो, बारिश हो रही हो, हर एक जानवर अपने बच्चे को बिल में ले जाके छुपाएगा, हर एक जानवर अपने बच्चे की सेफ्टी ढूंढेगा। लेकिन बाहर एक ऐसा जानवर है, कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, कितनी भी बरसात आ जाए, हमें अपने आप को आसमान से चीर कर 7वें आसमान पर अपने आप को ले जाएगा। और मैं चाहता हूं मेघवाल समाज का हर एक युवा बात पढ़ना बड़ी बात नहीं, लेकिन बात करने से पहले बात जैसा दिखना, बात जैसे अपने मन को बनाना बड़ी बात है। साथियों, हो सकता है कि आपका पहला मोटिवेशन सेमिनार हो। गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए कहूंगा, ये सेमिनार नहीं है, ये फैक्ट्री ऑफ गवर्नमेंट जॉब है। ये सेमिनार नहीं है, ये रिवोल्यूशन ऑफ द एजुकेशन है। आप इससे 10 गुना यदि प्रतिभा सम्मान समारोह कर लोगे, 4 लोग हो सकता है कि माला और साफे पहनने से खुश हो जाए, लेकिन मेरा जैसा बंदा, गुरु जी जैसा बंदा कभी खुश नहीं होगा। वो खुश कब होंगे? जब इस तरह के कार्यक्रम होंगे और ये समझेंगे कि हमने इससे पहले गंदगी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज माता पिता की कसम खा के इस दरी से उठेंगे, अगली बार एक भी गलती ऐसी नहीं करें जिसे समाज और माता पिता अपने आप के शर्मिंदा महसूस करें। ये संकल्प यदि आप यहाँ से लेते हो तो ये करियर गाइडलाइन, ये आपका मोटिवेशन सेमिनार, इस सेमिनार बहुत बड़ा क्रांति का विषय होगा। आयोजक टीम के जितने भी मेंबर हैं, शांति इनकी पूरी टीम, चाहे जितने भी लोग, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति कोई कार्यक्रम करता है, न जाने कितने समाज में विडंबना रही है। मैं पिछली बार एक देशों के कार्यक्रम में कहा, मेरे को युवाओं ने कहा, आप राहुल जी बड़ी बात कर सकते हो, लेकिन आज भी समाज में बड़े बुजुर्ग युवाओं की काम कैसे करते हैं। जब बुजुर्गों से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि राहुल जी, आज हमारे समाज के युवा लायक ही नहीं है। सोचे इतने साल की आजादी के बाद बड़ा बुजुर्ग युवाओं की टांग खींचे करे और युवा बड़े बुजुर्गों की टांग खींचे करे, तो मुझे ऐसा लगता है 100 साल और लगेंगे हम सब बच्चों को अधिकारी बनाने में। लेकिन इस खींचे टांग खींचे की जगह यदि बड़ा बुजुर्ग युवाओं का हाथ खींचे और युवा बड़े बुजुर्गों का हाथ खींचे, और इस हाथ खींचे में जो काम 73 साल के आजादी में नहीं हो पाया, आने वाले 3 साल में आपको परिणाम मिलेगा।
विडंबना है कि आज इतनी बातें मुझे कहनी पड़ रही और आपको सुननी पड़ रही। चाहते तो कोई बंदा ये भी कर सकता था कि राहुल जी खूब बात नहीं, आप उदयपुर से आए हैं, लेकिन हर बात को मैं गलत और झूठ साबित करने की मजाक करता हूँ, क्योंकि सुन इसलिए रहे तो आप आसपास का वातावरण देखा है। साथियों, मैं आयोजक टीम की बात कर रहा था, इतने मंचासीन अतिथियों को बुलाना, एक एक का समय लेना, एक एक का समय के साथ अनुरूप यहाँ पर पिकअप करना बड़ी विडंबना होती है। और जब कोई कमेटी इस तरह का कार्य करती है तो समाज के कुछ लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बार बार उनकी टांग खींचे करते हैं कि ऐसा कम सफल नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, युवा भी ये सोचता है कि सर मैं छोटा प्रयास करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से बड़ा विडंबना, बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा है। मेरे समाज की बेटियां कहती है कि राहुल भैया मैं कुछ बड़ा अधिकारी तो बनना चाहती हूँ, लेकिन जब भी मैं प्रयास करती हूँ, कोशिश करती हूँ, तो मेरे ही लोग मुझे पीछे धकेल देते हैं, खत्म कर देते हैं। मैं कहना चाहूंगा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार ये कहानी एक गांव से निकलने वाला युवा राहुल को इंजीनियर राहुल मेघवाल बना पाई, और राहुल मेघवाल बनाने के बाद 17,500 उस वर्ग से पढ़ा चुका हूं जिस वर्ग ने कहा कि तुम्हें पानी पीने का अधिकार नहीं है, जिस वर्ग ने कहा तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। सोचिए, हिम्मत आप में होनी चाहिए। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं कहलाता है तो वो बलवान होता है, बलवान तो हो सकता है, लेकिन उसकी एक दिशा, एक कर्म, एक जुनून सामने वाले के एक वार से सामने वालों को खत्म कर देता है। मैं चाहता हूँ हमारा समाज का हर एक युवा, हर एक जंगल का एक शेर बने, और शेर बन सकता है तो आने वाले सब जानवर आपसे टकराएंगे, आने वाले टाइम में आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। जब बड़ी बातें करते हैं और जब सबसे बड़ी विडंबना की बात करते हैं, आयोजक टीम के लिए कहानी कह रहा हूँ, क्या प्रयास रहे होंगे जब जाके इतने युवा शक्ति आए, और वो भी क्या प्रयास उन लोगों के रहे होंगे जिन्होंने कुछ युवाओं को आने नहीं दिया। इन दोनों के बीच की विडंबना को बीच में आपको मैं कहना चाहूंगा। एक बार किसी जंगल में आग लग रही थी। इस कहानी को बड़े मानवीय तरीके से सुनिएगा, मनन कीजिएगा। ये कहानी फिर से और सिर्फ मैंने साचौर में क्यों कही। जब जंगल में आग लग रही थी तो जब जंगल की आग को एक पेड़ पर बैठे एक कौवा और चिड़िया ने देखा। इस कहानी से मैं मानता हूँ किसी में डेवलपमेंट हो या नहीं हो, लेकिन समाज के बेटी और बेटी के सोच में जरूर डेवलपमेंट होगा। जब जंगल में आग लग रही थी, जब चिड़िया ने उस पेड़ पर बैठकर कौवा से कहा, कौवा भैया ये जंगल की आग लग रही है, क्योंकि चिड़िया का सॉफ्ट कॉर्नर होता है, मन बड़ा हृदय बहुत पवित्र होता है। बोला, कौवा भैया ये जंगल की आग को हमें बुझाना चाहिए, हमें कोई कोशिश करनी चाहिए, हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। और कौवे का स्वभाव जानते हैं, काव काव करना, एक दूसरे की बुराई करना। बोले हमारे छोटे से प्रयास से कुछ नहीं होने वाला। जंगल की आग लपेटों में बदली, छोटे छोटे जीव जानवर मर रहे थे, आसपास के रेंगते हुए जानवर मर रहे थे। जब चिड़िया से नहीं रहा गया तो वापस चिड़िया ने कहा कि कौवा भैया जंगल की आग लपेटों में बदल गई है, अब हमें कुछ करना चाहिए। तभी उसने कहा हमारे इस छोटे से प्रयास से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जंगल की आग इतनी बड़ी लगी हुई है। कुछ देर बाद होती है, जंगल की आग और लगती है, चिड़िया उठती है, जंगल के बाहर एक तालाब होता है, चोट में पानी भरती है और जंगल की आग पर डालती है। जब ये कौवा देख रहा था तो उन्होंने कहा, कौवे ने कहा तेरे इस चोट भरे पानी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली है। चिड़िया ने सुना लेकिन उसका जवाब नहीं दिया, वापस उठी, वापस उस तालाब पे गई, चोट में पानी भरा, जंगल की आग पे डाला, और बार बार कौवा कहता गया तेरे चोट भरे पानी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली। फिर इस छोटे से प्रयास से जंगल की आग नहीं बुझने वाली, चिड़िया उड़ती गई, चोट में पानी भरती गई, जंगल की आग पर डालती गई। कौवा कहता गया, चिड़िया करती गई। शाम होती है, ठंड चलती है, जंगल की आग बुझ जाती है। बुझने के बाद जब चिड़िया उस कौवे के पास आके बैठती है, थकी होती है, परेशान होती है, तो कौवा कहता कि जब तू पहली बार तूने मेरे को कहा कि इस जंगल की आग को बुझाना चाहिए, मैंने तेरे को कहा कि अपने छोटे से प्रयास से जंगल की आग नहीं बुझने वाली, फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी। तो उठी और जंगल के चोट में पानी भरने के बाद जंगल की आग पर डाला, तब तूने मेरी बात को नहीं सुना। मैंने दूसरी बार कहा तेरे इस चोट भरे पानी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली, तब तूने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तीसरी बार कहा तेरे इस चोट भरे पानी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली। चिड़िया थोड़ी शांत होती है और कहती है, वही जवाब हमारे समाज के बेटे और बेटी में होना चाहिए। वो कहती है कि कौवा भैया जब आपने पहली बार कहा कि तेरे चोट भरे पानी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली, तब भी मैंने सुना था और इस कान से निकाला। जब आपने दूसरी बार कहा तेरे इस चोट भरे पानी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली, तभी मैंने सुना और इस कान से निकाला। आप कहते थे मैं करती गई, लेकिन जिस दिन इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, तेरा नाम आग लगाने वालों में और मेरा नाम आग लगाने वालों में। साथियों, हम ये सोच लेते हैं कि हमारे छोटे से प्रयास से बड़ा परिवर्तन
नहीं हो सकता यदि वो चिड़िया सोच लेती कि मेरे इस जोश भरे पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, तो शायद वो प्रयास नहीं करती। जब प्रयास नहीं करती और वाकई में जब उस इतिहास को लिखा गया तो वाकई में चिड़िया का नाम आग बुझाने वालों में और कौवे का नाम आग लगाने वालों में। साथियों, समाज में आग लगाने वाले कोई कमी नहीं है, लेकिन जो लोग आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं, चाहे चोट के माध्यम से कर रहे हो, चाहे भामाशाह के माध्यम से जो रमेश जी भाई साहब जो कॉलेज के ऑनर है वो कर रहे हो, चाहे सीपीओ साहब या अशोक जी भाई साहब, गुरुदेव, न जाने प्रत्यक्ष जितने भी महानुभाव कर रहे हो, ये प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं कि मैं बाबा साहब के उन नियमों का पालन नहीं करता हूं, लेकिन प्रयास करना कहाँ गुनाह है। मैं भी एक चोट भरे पानी का एक थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है छोटे छोटे प्रयास से इस समाज की शिक्षा का जो बोलबाला है, जो क्रांति है, उसमें हो सकता है कि एक बहुत बड़ा सवाल आ जाए और समाज में, वर्ग में, जाति में जब मेघवाल समाज को नहीं अभी तो सारे समाज की तरक्की नापी जाए तो मेघवाल समाज के युवाओं का कहानी उस इतिहास में सबसे पहले आए। तभी हो सकता है मेरे कहने से, इस 85-29 को कहने से, इनके मोटिवेट करने से नहीं होगा। मैं कितनी भी करियर गाइडलाइन आपको बता दूं, आंखों में आंखें डालकर कि तुम्हें ये करना है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे कहने के बाद उस बात पर आप चलेंगे। लेकिन मैं कुछ बात नहीं, करियर गाइडलाइन हमारे गुरु जी ने बताया वो अमल करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, मैं झुपड़ी में पैदा हुआ हूँ, मैं केलू में पैदा हुआ, मेरी गलती नहीं है। लेकिन मेरे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, एक माँ ने जिसने खुद किले में सोई, मेरे को सूखे में सुनाया, उसके अंतिम क्षण के लिए एक महल से करो तो वो पढ़ेगा नहीं, जिंदगी में अपना इतिहास बनाएगा और इतिहास आपसे बनना चाहिए। जितने भी युवा साथी हैं, कभी आप इस तरह से, क्योंकि मैं रमेश जी वैसा और जिनको मैं जानता हूँ, हो सकता है मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं यह नाम पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपके कोई अच्छे और अच्छे को अच्छे गिनाने नहीं आया हूँ। मैं ये कहने आया हूँ कि प्रतिभा सम्मान समारोह तभी आपको करना चाहिए जब आप ये संकल्प ले लो वो कमेटी कि हम सब 100 प्रतिभाओं को पहले बनाएंगे और उन्हीं का हम सम्मानित करेंगे। तब मुझे लगेगा कि ये फैक्ट्री ऑफ गवर्नमेंट जॉब है, ये रिवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा की क्रांति है। तब जाके मुझे लगेगा मंचों पर मेरे जैसे आदमी को बुलाना, मेरे जैसी इतनी बातें कहलवाना, आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे गुरुजनों को सुनना है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब साचो की तरह के बारे में सुनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो इससे पहले अहमदाबाद या आसपास के क्षेत्रों में कार्यक्रम में मिलते हैं। मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मंच पर बैठ के आपको कोई 2 बात सुनूं, लेकिन मैं चाहता हूँ गाँव समाज में, युवा में हमेशा जज्बात हमेशा एक बात जैसे होने चाहिए, आग हमेशा एक शेर जैसी होनी चाहिए। और यदि नहीं हो पाई तो शेर हो सकता है कि साचो किस ईमान में जाना जाए, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगली बार जब भी यहाँ बड़ा कार्यक्रम हो, बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, तो यहाँ से युवा उठे और कहे कि किसी जमाने में किसी व्यक्ति को, किसी लोगों को हमने सुना था और वहां से कसम खाई थी कि अगली बार कार्यक्रम में आएंगे तो एक स्पीकर के रूप में आएंगे, स्पीकर एक भाषण के रूप में आएंगे और एक अधिकारी के रूप में आएंगे। तो इस बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आए दिन लड़े झगड़े होते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे घर में आए दिन बीमार होते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सबको चीर कर मैं एक अधिकारी बना, इस बात से सबसे बड़ा फर्क पड़ा। ये जब तक जुनून, ये जब तक जोश, ये एंथुसिज्म पावर आपके बीच में नहीं होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, आपको सुनाएंगे, आप सुनेंगे, तालियां बजाएंगे, बड़ा मन अच्छा लगेगा, कितना बढ़िया लगेगा, लेकिन आपको कोई फर्क भविष्य में नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ गुरुदेव, क्योंकि उनका भी स्पीच सुनना बाकी है, जब इनको मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, अपने आप को यह गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि बाबा रामदेव जी इस जमाने में वो लोगों से नहीं लड़कर अपने आप को ऐसा कुछ किया कि आज लोग उनके लिए नतमस्तक होते। और मैं कहता हूँ अगली बार यदि संत महात्माओं की, संतों की, महात्माओं का जो भविष्य लिखा जाए और बाबा साहब का पहला जो डायलॉग शिक्षा के रूप में लिखा जाए, तो मैं जानता हूँ संत शिरोमणि गणेश नाथ जी का नाम सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे राजस्थान में ऐसा शिक्षा को लेकर कार्य किया है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। करने के लिए वाकई में जिगरा होना चाहिए, मन होना चाहिए, नियत होनी चाहिए। क्योंकि मैं जब भी कार्यक्रम में जाता हूँ, बड़े बड़े अच्छे महंत मिलते हैं। मैं भी एक बात कहता हूँ कि इस जमाने में सत्संग इसलिए नहीं रखा कि लोग भजन पार्टी करें और सुबह आके दिन भर मजदूरी नहीं करें। किसी जमाने में यदि भजन कीर्तन रखा होगा, मेरा यह मानना इसलिए नहीं रखा होगा कि जमाने में सब शुरू हुआ होगा कि लोग भजन पार्टी करें, सुबह आके सो जाए और बच्चे बेरोजगार बन जाए।
इसने कहा होगा कि जब समाज की क्रांति की कुर्सियां चलती होगी, समाज में जब बुराई हो रही होगी, तो भजनों के माध्यम से उस समाज का विकास हो, समाज आगे बढ़े, लोगों में अच्छी चीज पहले इस टाइम पे भजन संध्या रखी होगी उनकी संस्कृति, तो मुझे लगता हमने उसको नेगेटिव रूप दिया है, आपको पॉजिटिव लेना चाहिए। मैं थोड़ा मेरे बारे में बताऊंगा। मैं जब जिस गांव से निकला, हो सकता है कि आपकी क्या परिस्थितियां जीवन में नहीं हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूं, जब मैं छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद गांव से निकला, चौराहे पे बैठने वाले 4 लोग कहते थे कि समाज के लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन बेरोजगार जरूर बन सकते हैं। तब मैंने आंखों में सपना देखा कि ऐसा समय लाना है जो ये कह रहे हैं, इनके बच्चे मेरे वहां आए, इंटरव्यू दे और मैं उसको फ्री पढ़ूं। सपना था, इस 7-10 साल के बाद आज पूरा हुआ। जब मैं गांव से निकलता था, साइंस मैथ्स मेरा सब्जेक्ट था, 92% बनाने के बाद एक बंदा जब पैसा नहीं हुआ करता है, तो जब किसी बड़े कोचिंगों में जाता है, तो वो जाने के बाद जब पैसा नहीं होता है, तो उसके पास सबसे बड़ा शब्द होता है, वो होता अनुनय विनय विनम्र, रिक्वेस्ट करना। जब मैं किसी कोचिंग क्लास में गया और कहा सर मुझे कोचिंग करनी है क्योंकि मेरा इतना अच्छा परसेंटेज है और मैं IIT टॉप कर सकता हूँ, मुझे आप साथ दो। बोला बिल्कुल आप कर सकते हो, आपको इतनी एबिलिटी है। तो बात आगे बढ़ी, मैंने क्या प्रोसेस रहेगा, तो सर ने कहा कि राहुल जी, आप राहुल तुम्हें कोचिंग तो दे दूंगा, लेकिन लगभग 70,000 रुपए आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे। 2009 की बात है, किसान का 70,000 बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने कहा सर 70,000 तो नहीं है, लेकिन मैंने मेघवाल समाज में जन्म लिया है, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। जब आपका रिजल्ट आएगा, इस मेघवाल बेटे का नाम सबसे ऊपर आएगा, ये भी मैं विश्वास दिला सकता हूँ। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा कि राहुल बातों से मन नहीं पड़ता है, पैसा जो जमा करना पड़ेगा। मैंने सोचा हो सकता है कि आज डायरेक्टर सर के मन में मेरे प्रति भाव नहीं हो सकता है दिमाग आज सही नहीं हो, कल वापस आता हूँ, क्योंकि हमारे पास जब पैसा नहीं होता है तो कितने हजारों लाखों युवा छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद कोचिंग सेंटर के देवरों में। क्या ऐसा कारण रहा कि मुझे फ्री कोचिंग शुरू करना पड़ा? क्या मेरे माता पिता का जीवन नहीं है? क्या मेरी बहन जब मेरे राखी बांधती, क्या वो मेरी साड़ी नहीं दे सकता? क्या मैं मेरी बहन का मायरा नहीं पहुंच सकता? लेकिन मेरे को एक बात याद आती है कि बाबा साहब जब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब उनका बच्चा मर रहा था, तो उनकी वाइफ ने एक बात कही कि आप कहाँ जा रहे हो? आपका ये भूखमरी से, ये इससे आपका बच्चा मर रहा है, खुद का जन्म दिया हुआ। बाबा साहब ने एक बात कही, या मेरा एक बच्चा मर रहा है और यदि मैं वहां नहीं गया तो मेरे सब समाज के बच्चे मर जाएंगे, ऐसा कानून है। सोचने से, समझने से क्रांति नहीं आएगी, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और जब मैं दूसरे दिन गया तब उन सर ने मुझे पूरा गेट के बाहर पूरे दिन बैठा के रखा। जब मैं तीसरे दिन गया, उनका ऑफिस अंदर था, बाहर वॉचमैन खड़ा था जिसको गेटमैन कहते हैं। जैसे मेरे को देखा, गेट से एंटर कर रहा था और राम बाटा सर ने एक कहा कि तुम गेटमैन या वॉचमैन, तुम्हें शर्म नहीं आती है? देहाती मजदूरों के बच्चों को अंदर आने के लिए तुम मना नहीं करते? ऐसे बच्चों को गेट से बाहर रखना चाहिए। और जब उस वॉचमैन ने, उस गेट वाले बंदे ने मुझे ये कॉलर पकड़कर जब उस गेट से धक्का देके बाहर निकाला, तब मैंने ठान लिया था कितने मेरे समाज के लाखों बच्चे सिर्फ पैसा नहीं होने की वजह से पढ़े छोड़ देते हैं। तब मैंने संकल्प लिया पूरे भारत में शिक्षा को लेकर के सिद्धांति रहूंगा, जहां लोग गरीब पर बैठकर अधिकारी बनने के सपना देंगे। बातों से कुछ नहीं होता है, भावनाओं से कुछ नहीं होता है। जो अब आपके आंसू पहुंच रहे हैं, कल आपके वो आंसू का एक बहुत बड़ी कहानी तैयार करेंगे। इस बात को जानना, मैंने भी संकल्प लिया कि समाज के पास जाऊं। समाज के पास भी गया, लोगों ने कहा चपड़ासी नहीं बन पाएगा। मैं कभी कहता हूं 10 रुपए का सर्टिफिकेट पट्टी माध्यम से इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट उसके जज्बात है। एक बच्चे को जब कहानी बनती है तो कहानी की शुरुआत कहीं के अपने स्टार्ट करते हैं। फिर मेरा उन्होंने था गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीटेक किया, और जब इंजीनियरिंग करने के बाद कंप्यूटर साइंस में मेरा इंजीनियरिंग को IT सेक्टर से था। गुरुजी अशोक जी बता रहे थे अच्छा स्कोप्स होते हैं। और मैं जब जैसे बीटेक किया, बीटेक के 4 साल तक आंखों में यही सपना था कब मेरा बीटेक हो, कब मेरे समाज के बच्चों को लोग ऐसा महसूस कराऊं कि हमें कुछ बड़ा क्रांति लगी है। 4 साल के दौरान जब बीटेक करता था, आंखों में आंसू आते थे और मैं पढ़ाता था बच्चों को भरतपुर सेक्टर में। वहां से शुरू की जर्नी, और उसके बाद 8.5 लाख का पैकेज कोचिंग कॉलेज से मेरा उदयपुर छोड़िए, राजस्थान छोड़िए, मुंबई साइटो इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीनियर इंजीनियर में सिलेक्शन हुआ। तब मैंने वो नौकरी इसलिए रीजन नहीं दी कि मेरे को वहां पीड़ा थी,
इसलिए भी रीजन नहीं थी, वहां की संस्कृति खराब थी, लेकिन इसलिए भी कि जब मुझे किसी व्यक्ति ने, जिसकी कोई औकात नहीं थी, तख्ता दे के सिर्फ इसलिए बाहर निकाला कि ये पैसा नहीं दे सकता, ये गरीब से शिक्षा नहीं ले सकता, तब मैंने कहा कि मेरे समाज के कितने समाजों, कितने गरीब बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तब मैंने उस नौकरी को छोड़कर घर आया तो समाज के 4 लोगों ने कहा, ये होते हैं कपूत बच्चे जो कहते हैं बड़ी बड़ी 8 लाख 9 लाख का पैकेज लेते हैं, लेकिन लास्ट में जिनके माता पिता बड़े मध्यम वर्ग से आते हैं, खेती के परिवार से आते हैं, इतना बड़ा पैकेज लगने के बाद भी छोड़ देते। कितना कुछ मैंने सहा होगा, लेकिन मुझे पता है कि लोग चंद्रमा को नमस्कार नहीं करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतना तेज होता है, इतना औजत होता है कि कोई इंसान यदि सूर्य को अभी देखना चाहे तो खुद को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। और मैं चाहता था कि मेरे समाज का हर एक युवा एक सूर्य बने, जिसको कोई गंदी नजर से देखे, खुद को अपनी आंखें बंद करके वो देखे। साथियों, बातें बड़ी नहीं होती है, हमारी जोश जुनून इस लेवल का होना चाहिए कि किसी का पैरामीटर नहीं बनाओ तो आपके टेम्परेचर जिंदगी का आपको नाप सके। मेरा यह कहना, आपकी इस तरीके सुनना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा इसके बाद सुमेरपुर भी कार्यक्रम है, लेकिन मैं समझता हूँ मुझे जिसकी जरूरत है वो युवाओं की, क्योंकि युवा करे तो वायु बनती है, और वायु जिस दिशा में चलती है अच्छे अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देती है। मैं चाहता हूँ जब समाज में शिक्षा की बात आए, जब समाज में युवाओं की बात आए, तो साथ विश्व में शिक्षा में आगे आना चाहिए। तब मुझे लगेगा मेरा यहाँ आके आपको बोलना, आपका सुनना था। साथियों, विडम्बना मेरे भी सामने बहुत आई, कोचिंग स्टार्ट किया, 2 लोग नहीं आए, लोगों ने कहा कुछ नहीं चलने वाला। मैंने एक बात की, आज इस राहुल मेघवाल के हाथों में देखो, कल तुम्हारे आंखों के सामने हाथों में रिजल्ट देके जाऊंगा। समस्या चली, परीक्षा चली, 3200 बच्चे कोचिंग में हुआ करते थे। बड़े बड़े लोगों ने ये सहन नहीं कर पाए, कोचिंग को खाली कर दिया। तब भी हम हिम्मत नहीं आ रहे। और सबसे पहले जब आदमी दर्द में होता है तो सबसे पहले परिवार के पास जाता है, और अपना परिवार अपना समाज होता है। जब मैं समाज के पास गया तो समाज के 4 लोगों ने कहा, हमने कब तक तुम फ्री कोचिंग स्टार्ट करो, तो किया है तो चलो। तब कितना बुरा लगता होगा एक युवा जिसकी उम्र सिर्फ 25, 26, 27 साल, तो ये सपना देखता है कि मैं कभी गिरूं, उससे पहले मेरे समाज के लोग उंगली पकड़ के उसको उठा के चला दे, तब मुझे लगेगा मेरा समाज आगे बढ़ रहा है। हो सकता है मैंने कहा कि मेरी बात से 2 लोग नाराज हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगली बार हो सकता है आप जानवर में ना बुलाओ, लेकिन मेरी बात तो यदि आपको सच लग रही हो, ये जरूर सोचना। इसीलिए हमारा समाज आज भी पीछे है। जब किसी कोचिंग सेंटर के मालिक ने या कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग के मालिक ने मेरे को फोन किया कि राहुल कल कोचिंग किसी भी हालत में खाली होना चाहिए, 3500 बच्चों का भविष्य, उनके सपने, एक दिन में कहाँ बिल्डिंग मिले इतने बच्चों को चलाने के लिए। और आप सोचिएगा, मेरा जुनून था, बच्चों का साथ था, उसी बिल्डिंग के सामने जहाँ लोग मर जाते हैं उसको शमशान घाट कहते हैं, और हमारा राजा महाराजा का शमशान घाट गंगू बोलते हैं। मैंने कहा कि मैंने भी इतनी गलती की है, मैंने शिक्षा को लेकर, क्योंकि बाबा साहब का सपना शिक्षा करना था, शिक्षित करना था। यदि बाबा साहब के नियमों का मैंने उल्लंघन किया है तो मुझे मेरी जेल होनी चाहिए। सीएमओ तक पोर्टल किया, लगभग 30,500 लोगों ने उस पोर्टल किया कि इस युवा का गलती क्या है। शिक्षा देना यदि गलत है, आज 73 साल की आजादी के बाद संविधान में कहा शिक्षा और चिकित्सा बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, और आज यदि पेरेंट्स नहीं परेशान है तो बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा से, क्योंकि इतना पैसा इन दोनों में लग रहा है। मैंने इस बात का चैलेंज किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आंधी आएगी, तूफान आएगी, मैं कभी नहीं हारूंगा। और सोचिए, बच्चों ने साथ दिया। मैंने कहा यदि मेरे में कोई गलती हो कल कोचिंग छोड़ देना, और मैंने तुम्हारे लिए कोई सपना देखा हो तो नाली में बोलो, नाली में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ेंगे। युवाओं ने कहा कि सर, इंसान की अंतिम इच्छा शमशान घाट पर जाने की होती है, सामने शमशान घाट है, वहां बैठा के पढ़ाओ, हम पढ़ने के लिए तैयार है। सोचिए, मुझे 5 बजे से लगाकर रात को 9 बजे तक शमशान घाट में बच्चे पढ़े, और 329 बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगे। इन्हें मात्र से यदि समाज का डेवलपमेंट होता तो बहुत आए लोग जिन्होंने कहा, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं कितना भी बड़ा बोल दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक जो आपके अंदर की लगी हुई आग, जब तक एक बहुत बड़ी चिंगारी और आपका गोला बनकर समाज की सेवा नहीं करते, तब तक मेरा कहना। वो लोगों ने साथ दी था, क्योंकि उनका पता था, लोगों ने बहुत विरोध किया पहले, लेकिन बाद में साथ दिया, क्योंकि पता था बाबा साहब के लोगों ने कितना विरोध किया, लेकिन उस बंदे में जज्बा था, उस बंदे में जुनून था कि मैं मेरे समाज के लिए कर रहा हूँ, यदि मर भी जाऊंगा तो कुछ लोग कुछ दर्जा या दे या नहीं दे, लेकिन मेरे समाज के लोग शहीद का दर्जा जरूर देंगे, और उन्होंने करके दिखाया था।
मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे को कोई शहीद का दर्जा चाहिए, लेकिन मैं जरूर सोचता हूँ यदि मैं साचोड़ आया हूँ, मेरे को जब भी लोग बुलाते हैं, अभी जी बैठे की टीम को कह रहा था, शांतिलाल जी को मैं कह रहा था कि जब हीरालाल जी मुझे लोग बुलाते हैं तो मैं ये नहीं सोचता मुझे टेम्पो से जाना है, बस में लटक के जाना है या स्कूटी लेकर जाना है। यदि मेरे समाज के युवाओं ने मुझे याद किया है ना, मैं कई विपरीत परिस्थितियों में होगा। कल मेरा स्वास्थ्य खराब था, सुतार समाज के कार्यक्रम में जाना पड़ा, 10 घंटे क्लास लेने के बाद स्वास्थ्य खराब, फिर भी एक कार्यक्रम करने के बाद रात को लास्ट बस, क्योंकि साचोर से उदयपुर की कनेक्टिविटी कम है, एक लास्ट बस पकड़ने के बाद जबकि अशोक जी ने फोन किया आप आबू रोड आ जाइए, हम साथ में चलेंगे। मैंने एक ही बात कही, सर बस में आना पड़े, टेम्पो में आना पड़े, आऊंगा जरूर, लेकिन एक बार ही आऊंगा। और आने के बाद यदि युवाओं ने मेरी बात नहीं मानी तो चाहे हेलीकॉप्टर भेज दोगे तो भी मैं नहीं आऊंगा। आना इम्पोर्टेंट नहीं है साथियों, मेरी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अमल करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बनाऊं, यदि मैं चाहता तो लगभग 4 से 5 करोड़, अभी मैं लास्ट टाइम अभी सुबह बात कर रहा था, मैं कह रहा था सीबीओ साहब ने लगभग 7.5 करोड़ का नुकसान उन लोगों को दिया जिन्होंने हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाकर से बेरोजगार बनाया, सपना नहीं उठाया। तो मेरा अपने आप का कितना मन होगा कि समाज के लिए कुछ करना है। तो हाँ, यहाँ बहुत सारी है, कभी चाहेंगे तो मिलेंगे, लेकिन मैं बात वापस कहूंगा। एक लड़की शादी के बाद 3 साल बाद भी यदि वो साबुन पियर से लेकर जा रही है तो उसका आंसर देना चाहूंगा, क्यों लेकर जा रही है? क्योंकि जब उसके माता पिता ने पहली बार पढ़ाने के लिए कॉलेज भेजा, सिर्फ मिस कॉल मार के लड़कों से बात की, इसलिए उसका टाइम वेस्ट है, इसलिए उसको ससुराल के 3 साल बाद भी अपना साबुन भी पियर लेके जा रही है। उसका कारण बता रहा हूं, यदि मैं गलत हूं, किस संविधान में लिखा बच्चा फर्स्ट ईयर में नौकरी नहीं लग सकता? किस धारा में लिखा कि बच्चा सेकेंड ईयर में नौकरी नहीं लग सकता? किस अनुसूची में लिखा कि बच्ची सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पढ़ने के बाद वो एक छोटी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती? यदि नहीं लगी है तो कहीं कहीं बच्चे और बच्ची की गलती थी, चाहे घर की वजह से थी, चाहे खुद की वजह से थी, वो बच्चा गुरुवर को मैं कहना चाहूंगा कि जब बच्चा पहली बार गांव से निकलकर सिटी में जाता है और यदि वो पहली बार एजुकेशन के लिए गया और यदि बिगड़ कर आता है तो उसकी वजह से 100 लड़के और लड़कियों को नहीं पढ़ाते, ये बताकर फिर फलाने जी के बच्चे ने ये क्या वो किया। और एक बच्चा जिसके घर पे केहलू नहीं है, छत पूरी नहीं है, 2 टाइम का खाना नहीं है, एक कमरा तरपाल में रह के पढ़ता है, और 3 साल बाद यदि वो आरएस बन के गांव लौटेगा तो उसके समाज के नहीं, अभी तो सारे समाज के लोग उसका स्वागत करने के लिए चौराहे पे आएंगे। ऐसा समाज का हमारा बच्चा होना चाहिए। समाज ने बहुत सारी क्रांतियां विडम्बना बेटियां, आपको मैं इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है मेरी बात से आप नाराज हो, लेकिन आप सोचिए आपके घर में कोई भाभी है, आपकी बहन कोई भाभी बन के कितना दर्द होता है जब एक सामान यदि पियर से लेकर जाना पड़ा है। वो दर्द तभी होता है जब पढ़ने भेजते हैं आपके माता पिता, तब आप नौटंकी करते हैं, जब से बनावटी बनते हैं। क्या फर्क पड़ेगा कि 4 जोड़ी नए कपड़े नहीं लाए? क्या फर्क पड़ेगा आपने बाहर खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया? लेकिन उस पैसे को बचाकर आप अच्छी किताब लाइए और उस किताब को पढ़कर अधिकारी बनिए, इस बात से फर्क पड़ेगा। साथियों, पूरा विडम्बना भी बालिका शिक्षा की बात आती है। हम कितना भी शादी के बाद दहेज दे दें, वो दहेज सिर्फ एक बच्चे का खरीदारी का माहौल होता है, लेकिन जो दहेज आपने सोच रखा है कि मैं कन्यादान के रूप में दूंगा या दूंगी, उसी का एक अंश शिक्षा में लगा लो। मेरे मित्र हैं, 3 लड़के मेरे पास पढ़ती थी, और गुरुवर में आपको कहना चाहूंगा, उन्होंने बाहर के ही यूपी के, उन्होंने मेरे को फोन किया, राहुल जी बच्चा, क्योंकि वो पोस्टेड राजस्थान में थी, उन्होंने मेरे को फोन किया, बोले राहुल जी 3 बच्चा है मेरे पास, इतना सा पैसा है कि मैं ऑटो चलाता हूँ, तो मेरे सामने विडम्बना है, इनको पढ़ाऊं या इनकी शादी करूं। मैंने 3 बच्चों को बुलाया, मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा सर मुझ पर विश्वास रखो, हम वो लोग नहीं है कि आपकी बात पर हम अमल नहीं करेंगे, हमें शिक्षा दीजिए। शादी हो गई तो बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि जो बच्ची गरीब तभी बनती है जब उसके पास कोई नौकरी नहीं होती है। लेकिन शिक्षा ली, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 2 3 तीनों को पैसे जो रकम इकट्ठी की थी शादी के, बच्चों की शिक्षा में लगाया। मैं बड़ी बात इसलिए नहीं कह रहा, पेरेंट्स ने लगाया, क्योंकि पेरेंट्स हर बच्चे के लिए पैसा लगाता, पेरेंट्स गलत नहीं है। मैं अपना यह समझता हूँ, उस पेरेंट्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट तीनों बच्चियां जिन्होंने कसम खाई, हम तीनों सब इंस्पेक्टर बनेंगे, और आज की तारीख में तीनों सब इंस्पेक्टर है। पेरेंट्स को हम जिस तरह से
अपने आप को एक कैटेगरी में खड़े करके रखते हैं कि तुमने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। ये भी सिर्फ पेरेंट्स ने उस विपरीत परिश्रम में आपको पढ़ाया है, लेकिन आपने उनका क्या किया ये सोचना बहुत जरूरी है। साथियों, ज्यादा समय नहीं लेकिन क्योंकि काफी समय हो गया, 4 पंक्तियां हमारे यहाँ के युवाओं के लिए तो हमेशा मुझे अपने आप मोटिवेट करते हुए मैं चाहूंगा जब भी अगली बार मोटिवेशन सेमिनार हो, प्रतिभा सम्मान सभा में मेरा कोई हक नहीं बनता है कि 8वीं के 99 को सम्मानित करूं, लेकिन ये मेरा हक बनता है कि 12वीं के 62% के लिए मैं अधिकारी बनाने के लिए प्रयत्न करूँ। मैं चाहूंगा 4 पंक्तियां आयोजक टीम के लिए, हमारे युवाओं के लिए, समाज की बेटियों के लिए, और ये मेरी बहुत फेवरेट लाइनें हैं जो मैं जब भी कार्यक्रम को खत्म करता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ, गुरुओं के चरणों में नमन करता हूँ, सत्संग नमन करता हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं, क्योंकि समाज की बेटियां ये कहती मैं मम्मी की जगह होती तो ये कर लेती, समाज का बेटा ये कहता बाबा आपने क्या किया, पड़ोस वाले अंकल को देखिए यदि मैं आपकी जगह होता तो उन हमसे ज्यादा पैसा कमाता। मैं अभी युवाओं के लिए कोट करना चाहूंगा, कभी कभी हम सोचते हम बहुत देरी से आए हैं, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो बाबा साहब के समय आना था। फिर हम सोचते हैं आए हैं तो सही समय पर आए हैं, रजत के इतिहास हम लोगों ने, हम सभी साजोड़ के हर एक युवा नया इतिहास रचना है। जो पहले सभी युवाओं के लिए, आयोजक टीम के लिए स्पेशल सुनने आए उनके लिए, और गुरुओं के चरणों में सत्संग नमन करता हूँ। गुरुओं में लास्ट 2 सालों से उनको जान पाया, मैं गुरुओं सच बोलूं आप जैसे लोगों का मेरे पर आशीर्वाद, जब मैंने कोचिंग शुरू किया तब होता तो 329 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लगे, वो 329 सिविल सर्विसेज में। थैंक यू सो मच आप सभी।